15 अगस्त 1947 को लाहौर से चलने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस जब अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन मास्टर छैनी सिंह ने एक अजीब सा दृश्य देखा। ट्रेन की खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी जागी। उन्होंने सोचा, यह क्या हो सकता है? इतनी बड़ी ट्रेन और ये खामोशी, कुछ तो गड़बड़ है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्रेन के एक डिब्बे के पास पहुंचे और बिना सोचे समझे दरवाजा खोला। जैसे ही डिब्बे का दरवाजा खुला, छैनी सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने जो दृश्य था उसने उनका दिल दहलाकर रख दिया। ट्रेन में सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वे अब जिंदा नहीं थे। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर। कुछ लाशों की खोपड़ी पूरी तरह से चूर हो चुकी थी तो कुछ लाशों की आंखें बाहर निकली हुई थीं। चेहरों पर विकृति थी और माहौल में मौत का साया था। छैनी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका मन एक पल के लिए रुक गया, जैसे वे खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह सच में हो रहा है। वे खुद को संभालते हुए हर डिब्बे का दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही एक और डिब्बा खोला, उनका दिल और भी भारी हो गया। हर डिब्बे में वही खौफनाक दृश्य था। यह एक भूतिया सन्नाटा था, जैसे किसी ने जीते जी किसी को मरने के लिए छोड़ दिया हो। छैनी सिंह की सांसें तेज हो गईं और उनका दिमाग भटकने लगा। यह सब क्या था? क्यों हो रहा था यह? क्यों इतने लोग और क्यों ऐसा दर्दनाक अंत? आखिरकार छैनी सिंह ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचे। दरवाजा खोला तो वहां उनके सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा, अमृतसर स्टेशन पर। यह पढ़ते ही छैनी सिंह के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उनका मन एक पल के लिए टूट सा गया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह सच में आजादी का तोहफा था? क्या यह वही था जिसकी हम सभी को उम्मीद थी? यह सिर्फ 10 डाउन एक्सप्रेस तक सीमित नहीं था। उस समय की हर ट्रेन की कहानी ऐसी ही थी। 14 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर और कराची के प्रशासन ने हिंदू और सिख समुदायों पर कहर बरपाया। पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते थे। घरों के बाहर खड़ी तलवारें जैसे किसी भी इंसान को खींचकर मौत के मुंह में ले जाएं। कराची और लाहौर में हजारों हिंदू और सिख मारे गए और उनकी महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। उस वक्त बहन, बेटी, मां जैसे शब्द बेअसर हो गए थे। इन शब्दों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। छैनी सिंह का दिल अब भी कांप रहा था। उनका दिमाग बेतहाशा सवालों से घिर गया। अगर मुसलमानों को अपना अलग देश मिल चुका था तो फिर यह गुस्सा क्यों था? बंटवारे के बाद हम एक दूसरे को क्यों मारने पर उतारू हो गए? जिन लोगों ने एक साथ लड़कर देश को आजाद कराया, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गए? छैनी सिंह के दिल में यह सवाल गूंज रहे थे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहे थे। क्या यह हमारी आजादी का तोहफा था? क्या हम सच में स्वतंत्र हुए थे, या फिर यह सिर्फ एक खौफनाक सपना बनकर रह गया था? यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से उस समय के दर्द और विभाजन की थी। 14 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो क्या हमने सच में आजादी पाई थी, या फिर यह बंटवारा सिर्फ इंसानियत के एक दर्दनाक सफे की शुरुआत था? अगर आप इस विभाजन के और भी पहलुओं को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच समान बंटवारा हुआ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। 15 अगस्त 1947 को सुबह के 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक दिन था, लेकिन उसके बाद का समय भी उतना ही ऐतिहासिक था। शाम को 5 बजे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ग्रहण के बाद इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में झंडारोहण करना था। उस वक्त प्रिंसेस पार्क में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। लोग इतने खुश थे कि जैसे उनकी सारी परेशानियां और दुख एक पल के लिए गायब हो गए थे। लेकिन उस खुशी के बीच एक गहरी पीड़ा भी थी, और वो थी बंटवारे का दर्द। यह ऐसा दर्द था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। बंटवारे के कारण लोगों को अपने परिवार से बिछड़ने का डर था, लेकिन इससे भी बड़ा डर था उस हिंसा का जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त का माहौल इतना खतरनाक हो चुका था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी से ठीक 9 दिन पहले अमृतसर में भीड़ ने एक मुसलमान का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद
बदले की भावना से भरी भीड़ ने लुधियाना, फिरोजपुर रोड और जलालाबाद के पास 74 सिखों को मौत के घाट उतार दिया। फिर तो यह मारकाट एक सामान्य सी बात बन गई थी। अगस्त का पूरा महीना खून से सना हुआ था। इस हिंसा के कारण अमृतसर में हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। ये आंकड़े सिर्फ अमृतसर के थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कितने लोग मारे जा रहे थे, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं था। पाकिस्तान के लाहौर और कराची में हिंदू और सिखों की हालत बेहद खराब थी। हिंदुस्तान में जहां प्रशासन हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं कराची और लाहौर में प्रशासन खुद ही लोगों की हत्या करवा रहा था। जब भारत की आज़ादी के कुछ दिन पहले पाकिस्तान का बंटवारा तय हुआ तो विस्थापन का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी दौरान दिल्ली से पाकिस्तान के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के नए अधिकारी और उनका परिवार था, जो वहां जाकर अपना काम संभालने वाले थे। यह ट्रेन दिल्ली से तो सुरक्षित रवाना होती है, लेकिन जैसे ही वह पटियाला पहुंचती है, ट्रेन को रोक लिया जाता है और उसमें मौजूद यात्रियों के साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। इस मारपीट में एक महिला और एक बच्चा जान गंवा देते हैं। यह पहला मौका था जब किसी ट्रेन पर हमला किया गया था। यह खबर जब लाहौर और कराची तक पहुंची तो इसका बदला लिया गया। लाहौर से अमृतसर की ओर जाने वाली ट्रेन लाहौर से तो जिंदा यात्रियों को लेकर निकलती है, लेकिन अमृतसर पहुंचते पहुंचते उस ट्रेन में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचता। पूरी ट्रेन में सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। इन घटनाओं में कुछ जिंदा बच्चे भी बच गए थे, लेकिन जब वे बड़े होकर अपनी कहानियां सुनाते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन यात्रियों की वो दर्दनाक कहानियां इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि लोग सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यह एक समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच की दीवारें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि इंसानियत भी कहीं खो गई थी। हर तरफ दर्द, हत्याएं और खून से सनी हुई जिंदगियां थीं। यह वो दौर था जब बंटवारे ने न सिर्फ देशों को बांटा, बल्कि दिलों को भी तोड़ दिया। अमृतसर ट्रेन हादसे के गवाह निशी हजारी अपनी किताब मिडनाइट फ्यूरीज में बताते हैं कि उस वक्त लोग पागल हो चुके थे। कई लोग हाथों में तलवारें लिए ट्रेन में घुसते थे और फिर वहां मौजूद लोगों को एक एक करके काटना शुरू कर देते थे। हजारी का कहना था कि ये लोग किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि जैसे निर्जीव वस्तु को काट रहे थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि जैसे हवा भी इंसानों के खून से महक रही हो। हजारी खुद पुरुष थे, लेकिन उस माहौल में उनकी हालत इतनी खराब थी, तो सोचिए उस वक्त की महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी। महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। अगर गलती से कोई बहन या बेटी घर से बाहर जाती तो सबसे पहले उनका बलात्कार किया जाता और फिर उन्हें मार दिया जाता। उस समय की बेकाबू भीड़ के सामने बहन, बेटी या मैन जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते थे। दोनों तरफ के लोगों को जोड़ने वाली ट्रेनें अब चलते फिरते मुर्दाघर बन चुकी थीं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो उस भयानक दर्द को बयान करती है। उस समय लगभग 1 से 2 करोड़ लोग अपना घर, परिवार, व्यापार और सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यह विस्थापन मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। इस बंटवारे में करीब 15 से 20 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस मौत का जिम्मेदार कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके कारण हालात इस हद तक बिगड़े थे। जिन्ना भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी कट्टर सोच के कारण वह प्रधानमंत्री बनने में सफल नहीं हो पाए। वहीं चर्चिल और जिन्ना ने मिलकर हालात इतने खराब कर दिए कि 1947 तक आते आते पटेल और नेहरू के पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगर बंटवारा नहीं होता तो गृह युद्ध भड़क जाता और एक नए नए आजाद हुए देश के लिए गृह युद्ध का मतलब होता फिर से गुलामी। 3 जून 1947 को भारत को आजाद करने की तारीख तय की गई और उसी दिन पाकिस्तान को अलग करने का फैसला लिया गया। यह तय किया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी जाएगी और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा। अब भारत के आजाद होने और पाकिस्तान के अलग होने में सिर्फ 73 दिन बचे थे। इन दिनों में जमीन, लोग और पैसा सब कुछ बांटना था। बंटवारे का काम पटेल और चौधरी मोहम्मद अली के जिम्मे था। उनके नीचे कई छोटे अधिकारी थे जो अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट भेजते थे। फिर इन रिपोर्टों के आधार पर बंटवारा किया जाता और सिफारिशों को विभाजन परिषद के पास भेजा जाता। यह एक ऐसा दौर था जब फैसले लेने का कोई आसान तरीका नहीं था
और हर निर्णय में लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई थी। क्या यह बंटवारा देश के भविष्य के लिए सही था? इस दर्द को कितने सालों बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने पैसे और संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया कि भारत की बैंकों में जमा कुल राशि का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। इसके बदले पाकिस्तान को भारत के हिस्से का 17.5% आरण चुकाना था। सरकारी दफ्तरों में जो चल संपत्ति थी उसका 80% हिस्सा भारत को और 20% हिस्सा पाकिस्तान को मिला। इन संपत्तियों में टाइपराइटर, मेज और कुर्सियां जैसी चीजें शामिल थीं। लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का भी बंटवारा किया गया था और भारतीय और पाकिस्तानी दोनों देशों में उन्हें बांट दिया गया। इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इनमें से एक विभाग भारतीय खुफिया विभाग था। भारत में नोटों की छपाई के लिए उस वक्त 7 प्रिंटिंग प्रेस मशीनें थीं, लेकिन पटेल ने पाकिस्तान को एक भी मशीन देने से मना कर दिया और इसी वजह से पाकिस्तान को शुरुआत में भारतीय नोटों पर अपनी मुहर लगाकर कम में चलाना पड़ा। इन सभी फिजिकल चीजों के अलावा भारतीय सेना का भी बंटवारा हुआ। भारतीय सेना के 2/3 जवान भारत के साथ रहे, जबकि 1/3 जवानों को पाकिस्तान भेज दिया गया। बंटवारे में अपनी जान गंवाने वालों में से अधिकतर लोग वे थे जिनका इस बंटवारे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नेताओं के लिए तो इंसान सिर्फ एक वोट होता है, न कि एक इंसान। यह विभाजन सिर्फ भूमि और संपत्ति का नहीं था, बल्कि यह लोगों की भावनाओं और जिंदगियों का भी बंटवारा था। उन लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया जिनके पास किसी तरह की ताकत या चुनावी वोट नहीं थे। यह सच्चाई का दर्दनाक रूप था जो आज भी लोगों के दिलों में कायम है। यह कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं और दिलों का भी बंटवारा है। उन लाखों लोगों की यादें जो बिना किसी गलती के अपने घरों से दूर हो गए, जिनकी जिंदगी पल भर में बदल गई, जिनकी हंसी और रोते हुए पल कभी हमारे दिलों से नहीं निकल सकते। उनका दर्द, उनका आक्रोश और उनका संघर्ष आज भी हमें सीख देता है। बंटवारे ने सिर्फ देशों को ही नहीं, बल्कि इंसानियत को भी चोट पहुंचाई है। तो आइए हम सब मिलकर इस दर्दनाक अतीत से कुछ सीखें और इंसानियत की उन परंपराओं को फिर से जीवित करें जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। हम सब एक हैं और यही हमारा सबसे बड़ा बल है। आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और हम सब मिलकर एक बेहतर कल की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो को देखकर आप इस दर्दनाक इतिहास को महसूस कर पाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आइए एक दूसरे के साथ इंसानियत का संदेश फैलाएं और अपने दिलों को प्यार से भरें।